रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एओर्टिक डायसेक्शन है। ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन की स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि प्रेशर की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से इंटीमल टीयर आपके पास हो जाता है, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से इंटीम आपके पास कमज़ोर होता है। तो उसके अंदर टीयर आता है और ब्लड जो है तो वो ल्यूमेन को छोड़कर इंटीमा और मीडिया के बीच में आती है और एक फास्ट ल्यूमेन क्रिएट हो जाता है और ये ल्यूमेन फिर आगे प्रोपिगेट कर सकता है। आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी आ सकता है। ठीक है। और इसकी वजह से जो ओरिजिनल ह्यूमन है वो आपके पास नैरो हो सकता है और इससे आगे की तरफ ब्लड ब्लड फ्लो आपके पास कंप्रोमाइज हो सकती है। ठीक है। अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हाइपरटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें मार्फन सिंड्रोम, एहलर डैनलोस सिंड्रोम आ गया। और जेनेटिक और स्ट्रक्चर की बात करें तो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल और टर्नर नोनेन सिंड्रोम वगैरह। और सिचुएशन की बात करें तो प्रेगनेंसी, सेफेलस और ट्रामा वगैरह में आपके पास डायसेक्शन हो सकती है। सही है। सिम्टम्स में आपके पास सबसे पहले चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आएगा और ये शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन होता है और बिल्कुल जो है तो सिवियर टाइप का चेस्ट पेन होता है। एंटीरियर चेस्ट पेन भी हो सकता है, इंटरस्केपुलर यानी पोस्टीरियर भी हो सकता है बैक पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये दोनों जो है तो आपके पास ओवरलैप भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की डायसेक्शन है आपके पास। फिजिकल एग्जामिनेशन पे चेक करें तो आपके पास पल्सेस डेफिसिट होगा, यानी जो आपके पास फेमोरल पल्सेस हैं, रेडियल पल्सेस हैं, ब्रेकियल पल्सेस हैं, ये आपके पास वीक होंगी। और इसी तरह ब्लड प्रेशर अगर आप चेक करें दोनों आर्म्स में तो आपके पास 20 mm ऑफ एच जी डिफरेंस होगा बीपी में, या इससे ज़्यादा होगा। अस्कल्टेशन पे आप अगर हार्ट सुने तो उसमें आपके पास अर्ली डायस्टोलिक मर्मर जो एओर्टिक रिगर्ज का होता है वो आपको सुनने में मिलेगा। सही है। ईसीजी आपके लिए एक ट्रैप बन सकती हैं क्योंकि ज़्यादातर डायसेक्शन में आपके पास ईसीजी नॉर्मल होती है और कुछ केसेस इस तरह होते हैं जिसमें आपके पास इंफीरियर लीड्स के अंदर आपके पास एसटी एलिवेशंस आती हैं और वो आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी को शो करते हैं कि वो इन्वॉल्व हो चुकी है और वो ऑक्लूड हो चुकी है। क्लासिफिकेशन पे बात करें तो आपके पास दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, इसकी स्टैनफोर्ड है और एक डिबे की क्लासिफिकेशन है। स्टैनफोर्ड ने एनाटॉमिकल लोकेशन के बेस पे के टीयर एनाटॉमिकली कहाँ पे मौजूद है उसके बेस पे क्लासीफाई किया है और डिबेके ने एक्सटेंट ऑफ प्रोपिगेशन के ऊपर जो है तो इसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो अगर आपके पास असेंडिंग एओर्टा हो तो असेंडिंग एओर्टा में टीयर आपके पास स्टैनफोर्ड ए में आएगा और अगर डिसेंडिंग एओर्टा हो तो डिसेंडिंग एओर्टा जो है तो वो उसका टीयर आपके पास स्टैनफोर्ड बी में आएगा। स्टैनफोर्ड ए के लिए आपके पास सर्जरी है मैनेजमेंट में और स्टैनफोर्ड बी आपके पास मेडिकली मैनेज होगा कंजर्वेटिवली। डिबे की क्लासिफिकेशन पे बात करें तो उसमें तीन तीन किस्म है आपके पास। पहला टाइप है आपके पास टाइप 1, दूसरा टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 के अंदर अब आगे जाके हम पढ़ते हैं कि स्टैनफोर्ड में जो है तो आपके पास ये विजुअलाइज किया हुआ है इन्होंने कि असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है और स्टैनफोर्ड बी में आपके पास डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व है और इसी तरह जो है तो सर्जिकल इमरजेंसी है टाइप ए और टाइप बी जो है वो मेडिकल इमरजेंसी है। टाइप ए सर्जिकल इमरजेंसी इस वजह से है कि ये टीयर जो है आपके पास अगर फॉरवर्ड ही जाएगा तो आपके पास कैरोटिड्स को कंप्रोमाइज़ करेगा और जाके स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर बैकवर्ड टीयर आएगा तो आपके पास यहाँ पे एओर्टिक वॉल है वो इनसफिशियंसी उसकी आएगी और साथ में कार्डियक टेम्पोनाट की तरफ जा सकता है। और इसके अलावा जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो दैट मोस्टली सप्लाई द इंफीरियर वॉल। तो इंफीरियर वॉल एमआई जो है तो वो भी हो सकती है आपके पास इसकी। और टाइप बी में आपके पास चूँकि सबक्लेवियन के बाद आपके पास टीयर आता है तो इतना ज़्यादा मेजर ऑर्गन्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। इस वजह से इसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे और तकरीबन 1/3 केसेस में आपके पास टाइप बी होता है और मोस्ट कॉमन आपके पास टाइप ए है। डिबेके की बात करें तो उसमें असेंडिंग एओर्टा में टीयर आता है और फिर वो प्रोपिगेट करता है आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ। टाइप 2 जो है तो उसमें आपके पास असेंडिंग एओर्टा में टीयर आता है लेकिन वो कन्फाइंड रहता है असेंडिंग एओर्टा तक। और टाइप 3 में आपके पास डिसेंडिंग एओर्टा में टीयर आता है और वो फिर नीचे प्रोपिगेट करते हुए ऊपर की तरफ नहीं आता है। सही है। इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आ गया, हमने सस्पेक्ट किया डायसेक्शन को, हम एक्सरे करवा लेंगे। एक्सरे में मीडियस्टाइनल वाइडनिंग होगी आपके पास एओर्टिक डायसेक्शन में, लेकिन ये आपके पास स्पेसिफिक नहीं है, बाकी चीज़ों में भी मीडियस्टाइनल वाइडनिंग हो सकती है। इसीलिए इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो आपके पास सीटी एंजियोग्राफी है। चेस्ट एब्डोमेन और पेल्विस की सीटी आपने करवानी है।
जिससे आपको डायसेक्शन का भी पता चल जाएगा और उसके एक्सटेंट ऑफ प्रोपिगेशन का भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ केसेस इस तरह हैं जिसमें पेशेंट अनस्टेबल है और उसको आप कंट्रास्ट नहीं दे सकते और कंट्रास्ट एनहांस सीटी उसकी नहीं करवा सकते, तो फिर उसमें आपने इसोफेजियल इकोग्राम करवाना है, ठीक है, ट्रांस इसोफेजियल इको करवानी है। मैनेजमेंट में बात करें तो टाइप ए की सर्जरी और टाइप बी कंजर्वेटिव और मेडिकली उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो टाइप ए में भी आपने सर्जरी फिर तब करनी है जब आपके पास बीपी कंट्रोल हो जाए। सबसे पहले आपके पास बीपी को कंट्रोल करना है और ताकि आपके पास जो शेयर स्ट्रेस है आपके पास एओर्टा के ऊपर जो आपके पास ब्लड प्रेशर की वजह से है वो आपके पास कम हो जाए। तो टारगेट जो बीपी है वो सिस्टोलिक आपके पास 100 टू 120 की तरफ आपने लानी है। इसके बाद आपने सर्जरी करनी है जो पार्ट इन्वॉल्व है डाइसेक्शन का, तो उसको आपने रिसेक्ट करवाना है, काट लेना है, उसकी जगह आपने नया ग्राफ्ट लगा लेना है। और अगर एओर्टिक वाल जो है कंप्रोमाइज है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने वाल रिप्लेसमेंट करवा लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है तो वाल की करेक्शन भी कर लेंगे और साथ में आप एओर्टिक रूट और एओर्टा की भी आप करेक्शन करवा लेंगे, सही है। और फर्दर चांसेस ऑफ रप्चर और टेम्पोनार्ड जो है वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। टाइप बी की मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है। उसमें आपने क्या करना है, शियर स्ट्रेस को कम करना है। शियर स्ट्रेस क्या है कि वाल के ऊपर जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से जितना स्ट्रेस है उसको आपने कम करना है। तो उसके लिए आइडियली जो है तो जो यूज़ होता है लेविटोलॉल यूज़ होता है, बीटा ब्लॉकर है आपके पास, आईवी हम इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे साथ बीपी कंट्रोल हो जाए। अब हमने बीपी कंट्रोल कर ली लेकिन बाद में जो है तो पता चला कि डाइसेक्शन जो है तो वो प्रोपेगेट करवा रही है और ये टीयर जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इस टीयर को रोकने के लिए, फ्यूचर केसेस को रोकने के लिए फिर हमने एंडोवास्कुलर रिपेयर करना है जिसको हम TEVAR कहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल थोरेसिक एंडोवास्कुलर एओर्टिक रिपेयर, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम फेमोरल एक्सेस लेते हैं, वहाँ से कैथेटर पास करते हैं और जिस जगह पे डाइसेक्शन है या टीयर है वहाँ पे हम डायलिटेशन करवाते हैं प्रेशर के ज़रिए से, वहाँ पे ब्लड को हम रोकते हैं टीयर के अंदर जाने से और फिर वहाँ एक स्टंट प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से वो उसको ल्यूमिन को, फॉल्स ल्यूमिन को ये ख़त्म कर देता है और आपके पास ट्रू ल्यूमिन क्रिएट हो जाता है जिस और जहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो, तो वो दोबारा से जो है तो रिपरफ्यूजन उसकी स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो इस तरीके से हम टाइप बी की मैनेजमेंट करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कुछ फॉरवर्ड टीयर की कॉम्प्लिकेशन है और कुछ बैकवर्ड टीयर की। अगर ये टीयर फॉर एग्जांपल बैकवर्ड आपके पास प्रोपेगेट करे तो एओर्टा की तरफ आएगा, सॉरी एओर्टिक वाल की तरफ, एओर्टिक वाल इनकॉम्पिटेंस काज करेगा, साथ में राइट कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा तो इंफीरियर वाल एमआई काज कर सकता है। अगर आगे की तरफ जाएगा कैरोटिड्स को इन्वॉल्व करेगा तो स्ट्रोक काज करेगा। रीनल आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे परफ्यूजन कम होगी, रीनल फेलियर एकेआई की तरफ पेशेंट जा सकता है। और साथ में अगर स्पाइनल आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगा तो पैराप्लेजिया काज कर सकता है और अगर इलियक आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगा तो लिम्ब इस्कीमिया काज कर सकता है। अब इसके क्लिनिकल पर्पस पे बात करते हैं, समरी इसको समराइज करते हैं। तो जब भी आपके पास एक एओर्टिक डाइसेक्शन सस्पेक्ट हो तो उसमें आपके पास सबसे पहले जो सिम्टम्स होंगे वो टीयरिंग चेस्ट पेन होगा, बैक की तरफ जाएगा और मैक्सिमम एट ऑनसेट होगा। हाइपरटेंशन इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फिर आपने रेड फ्लैग्स की तरफ जाना है, उसको चेक करना है कि पल्स डेफिसिट तो नहीं है, बीपी वेरिएशन तो 20 mm से ज़्यादा नहीं है और फिर ईसीजी करवाने नहीं है, लेकिन ईसीजी आपके पास डायग्नोस्टिक नहीं है, नॉर्मल ईसीजी भी आ सकती है, वो रूल आउट नहीं करती कि आपके पास डायसेक्शन है या नहीं है। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपके पास टाइप ए डायसेक्शन है तो उसमें आपने सर्जरी करनी है और उससे पहले आपने बीपी को कंट्रोल करना है और टाइप बी में आपने जो है तो मेडिकली मैनेज करना है और उसके लिए आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते रहना है आईवी लेविटोलॉल के साथ। तो इसके साथ हमारा डाइसेक्शन ख़त्म होता है यहाँ पे। आगे जाके इंशाल्लाह हम एक केस भी डिस्कस करते हैं तो उससे बाकी जो इसमें डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे।